आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अपना PHP का लेक्चर। इससे पहले 2 लेक्चर में हम लोग जो है कुछ PHP की बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अलावा जो है वो PHP के कुछ हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शंस देखे थे। बेसिकली उन्होंने ये देखा था कि एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज हम लोग जो है वो PHP ही क्यों स्टडी कर रहे हैं। देन इसके कुछ फीचर्स देखे थे हमने PHP लैंग्वेज के, और इसके साथ साथ जो है देन हमने डिस्कस किया था कि PHP पे मतलब PHP के थ्रू अगर हमें कोई भी चीज़ स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। देन हमने उसमें बात की थी फिर इको और प्रिंट की, और हमने फिर कुछ डिफरेंसेस देखे थे हमने कि इको जो है वो प्रिंट से किस तरीके से डिफरेंट है। सो आज के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे कि PHP की डेटा टाइप्स क्या होती है। मीन्स PHP में जो हम लोग डेटा स्टोर कर रहे होते हैं वो डेटा हम लोग किस किस तरह का PHP में जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डेटा टाइप से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी मैं PHP की बात करूँ या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो डेटा स्टोर करने के लिए हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है दैट इज़ वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल को हम यूँ कह सकते हैं कि बेसिकली एक कंटेनर होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी वैल्यूज को डेटाबेस में स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे जो भी हमारा डेटा होता है उसे कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। अब वो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में हम लोग किस किस तरह का जो है वो डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। Okay, so variables can store data of different types and different types can do different things, ठीक है। तो वेरिएबल अपने पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के डेटा स्टोर करते हैं, देन फिर उन डिफरेंट टाइप्स के साथ जो है वो हम लोग डिफरेंट टाइप की मैनिपुलेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो PHP सपोर्ट्स द फॉलोइंग डेटा टाइप्स, जिनमें सबसे पहले आपके पास स्ट्रिंग, देन इंटीजर, देन फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, और इन्हें हम लोग डबल्स भी कहते हैं, ठीक है, या डबल भी कहते हैं फ्लोट को। देन हमारे पास बूलियन, एरे, और इन द वेरी लास्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट, नल और रिसोर्स, ठीक है। ओके, जो हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं वो हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और एरे। और देन हमारे पास फिर एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और उसकी फिर ये डेटा टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट, नल और रिसोर्स। ये आपका जो है वो पॉइंट ऑफ कंसर्न तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमें जस्ट बाय डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट, नल और रिसोर्स जो है वो क्या है, ठीक है। बाकी जो मेन फोकस है वो हमारा इसकी बिल्ट इन डेटा टाइप्स पे होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। ओके, A string is a sequence of characters like hello world। अब ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है hello world, ठीक है, that is your string। अच्छा, स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला के लिखते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स को सीक्वेंस में लिखते हैं, तो उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है hello, तो मीन्स HELLO, तो H एक कैरेक्टर है, E एक कैरेक्टर है, L जो है वो एक कैरेक्टर है, फिर नेक्स्ट L एक कैरेक्टर है, और लास्ट में जो है वो O एक कैरेक्टर। इस तरह ये सारे कैरेक्टर्स जो है जब हम मिला के लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग जो है वो हम लोग हमेशा डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिख रहे होते हैं, ठीक है। सो स्ट्रिंग कैन बी एनी टेक्स्ट इनसाइड कोट्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है वो आप लोग कोट्स के अंदर आप लोग जो भी टेक्स्ट लिखते हो वो कंसीडर किया जाता है कि वो स्ट्रिंग है, एंड यू कैन यूज सिंगल और डबल कोट्स, ठीक है। तो PHP में सिर्फ PHP में हमारे पास ये लिबर्टी है कि हम लोग जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं वो हम डबल या सिंगल दोनों में से किसी भी एक कोड में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो स्टूडेंट का डेटाबेस में स्टूडेंट का नाम स्टोर करवाना है, ठीक है। तो अब नाम स्टोर करवाने के लिए मुझे जिस डेटा टाइप की जरूरत है वो डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर। अब स्ट्रिंग में मैंने कहा कि अगर मुझे यूजर का या स्टूडेंट का नाम स्टोर करवाना था तो उसमें हमने लिख लिया क्या नाम है, स्ट्रिंग टाइप यूज कर ली। देन अगर मुझे यूजर का एज स्टोर करवाना है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की एज है 17, 18, 19, 20 कुछ भी, ठीक है। तो इसके लिए जो मुझे डेटा टाइप यूज करनी है दैट डेटा टाइप इज इंटीजर, ठीक है। अच्छा, इंटीजर जो है वो एक नॉन डेसिमल नंबर होता है, और ये उसकी रेंज है -214748364 मींस इंटीजर जो है वो आपके पास नेगेटिव नंबर भी उसमें आप स्टोर कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी, और उसकी रेंज आपके पास सामने मौजूद है। इतनी रेंज के अंदर आप लोग नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जो है वो इंटीजर के थ्रू स्टोर कर सकते हो वेरिएबल्स में, ठीक है। देन फिर कुछ हमारे पास रूल्स हैं इंटीजर्स को डिफाइन करने के। इंटीजर क्या है? इंटीजर में आपके पास जो है वो कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 4, 5, 6, 10, 16 कुछ भी
कम से कम जो है वो आपके पास एक डिजिट या एक नंबर होना चाहिए। ओके, इंटीजर में एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि इंटीजर में आप जो भी नंबर यूज करते हो उसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है ना कि एन इंटीजर टाइप इज अ नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल मींस किसी भी किस्म का कोई डेसिमल इंटीजर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इंटीजर में जो भी नंबर होंगे वो होल नंबर होंगे। होल नंबर मींस 100, 200, 515, 600, ये सब जो है वो होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो जिसमें भी डेसिमल पॉइंट आएगा तो वो इंटीजर फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लास्ट में क्या है हमारे पास कि एन इंटीजर कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इंटीजर आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोट। फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट का जो है वो परसेंटेज स्टोर करना है अपने डेटाबेस में। तो परसेंटेजेस हमारे पास नॉर्मली ऐसे होते हैं 63.9, 74.8, 81.3। तो अब इस तरह की जो भी डेसिमल वैल्यूज होंगी वो स्टोर करने के लिए मेरे पास जो डेटा टाइप है दैट इज फ्लोट, ठीक है। तो इंटीजर जो है वो नॉन डेसिमल नंबर्स जो है वो एक्सेप्ट करता है और फ्लोट जो है वो डेसिमल नंबर्स वो आपके पास एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, a float is a number with a decimal point or number in exponential form। exponential form जैसे आपके पास होता है ना 10 raised to the power 9, उन्हें हम लोग एक्सपोनेंट ही कहते हैं। तो उन्हें भी जब ब्रेक करें तो वो डेसिमल पॉइंट्स में ही ब्रेक होते हैं। तो इस तरह की आपकी जो भी वैल्यूज होंगी वो आप डेसिमल पॉइंट वाली फ्लोट डेटा टाइप में फ्लोट डेटा टाइप के थ्रू जो है वो स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बूलियन। बूलियन कहते हैं कि किसी भी चीज की हमेशा सिर्फ दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि वो एनआईसी के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए मैं बेसिक ये देखूंगा कि स्टूडेंट के एज जो है वो 18 ईयर से जो है वो ग्रेटर है या लेस है। तो अगर वो उसकी एज जो है वो 18 साल से अगर ज्यादा है तो वो एलिजिबल है, ठीक है। तो मींस मैं अपने डेटाबेस में ट्रू स्टोर करूंगा, और अगर 18 साल से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है, मींस फॉल्स स्टोर करूंगा। तो ये वो कंडीशन होगी जहाँ पे जो है हमें इसे अपनी बूलियन डेटा टाइप को यूज कर रहा हूँ। और बूलियन डेटा टाइप नॉर्मली आपके पास जो भी जितनी भी आपके पास कंडीशन स्टोर होती हैं वहां पे बूलियन डेटा टाइप यूज होती है, ठीक है। सो अ बूलियन रिप्रेजेंट्स टू पॉसिबल स्टेट्स, ट्रू और फॉल्स। अ बूलियन आर ऑफन यूज्ड इन कंडीशन ड्रेसिंग। अब ये जो मैंने आपको बताई है ना कंडीशन कि उसकी एज देखेंगे भाई 18 साल से ज्यादा है या कम है, तो ये बेसिकली आपके पास कंडीशन ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पीएचपी एरे। अच्छा, जो अभी अभी तक हम जिन भी वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स में एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो आता है जब हम वेरिएबल में जो है वो हमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी होती है, ठीक है। तो अब एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी मुझे एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी होगी तो हम लोग जो डेटा टाइप यूज करेंगे दैट डेटा टाइप इज एरे, ठीक है। एरे क्या करता है आपका एक टाइम पे एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज सेम टाइप की स्टोर कर रहा होता है आपके पास, ठीक है। तो जब भी आप लोग ऐसे लगे ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट हो जहाँ पे आप लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी हो एक सिंगल वेरिएबल में, तो देन आप जो है वो पीएचपी एरे का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास पीएचपी ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि उसके जो है वो ये आपके पास इन फ्यूचर जो है वो आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पैराडाइम पढ़ रहे होंगे। अभी तो आप लोगों का जब फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है दैट इज बेसिक पीएचपी। तो बेसिक पीएचपी की जो हमारे पास बिल्डिंग डेटा टाइप्स हैं वो यहीं तक है, पीएचपी एरे तक, ठीक है। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेटा टाइप्स हैं इनका एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये बेसिकली है क्या। Okay, so object here, an object is a data type which stores data and information on how to process that data। अच्छा, object data type basically क्या करता है, जो आपकी डाटा और इंफॉर्मेशन आपके पास जो स्टोर्ड होती है पहले से, ठीक है, उसे एक तो स्टोर करता है, स्टोर करने के साथ साथ क्या करता है ये चीज भी डिफाइन करता है कि वो जो आपके पास डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से करनी है, उसे एग्जीक्यूट जो है वो किस तरीके से करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पीएचपी नल। अच्छा, नल क्या है, वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप। नल इज अ वेरिएबल दैट हैज नो वैल्यू असाइन्ड टू इट। ओके, नल का मतलब होता है नथिंग, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा नल को स्टडी करते वक्त कि नल और जीरो में डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि जीरो इटसेल्फ एक वैल्यू है और नल जो है वो कोई वैल्यू नहीं है। नल मींस नथिंग, कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 10। तो एक वेरिएबल का नाम है ए, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10, तो वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 10। तो मींस मैंने ए को 10 असाइन कर दिया और स्क्रीन पर जाकर जब मैं ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में जो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मिलेगी, ठीक है।
अब सपोज मैंने एक ऐसा वेरिएबल मैंने एक वेरिएबल लिया b और b को मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की और स्क्रीन पे जाके मैं उसे प्रिंट कर रहा हूँ। तो जब भी हम कोई ऐसा वेरिएबल डिफाइन करें जिसके हम कोई भी उसे वैल्यू असाइन ना करें तो उसे ऑटोमेटिकली एक वैल्यू असाइन हो जाती है, वो वैल्यू होती है नल। नल मींस नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो a variable of a data type null is a variable that has no value assigned to it। तो जब भी किसी चीज को null असाइन होगा तो मींस इससे हमें क्या पता चलेगा कि उस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अगर कोई भी वेरिएबल जो है वो किसी वैल्यू के बगैर क्रिएट किया जाता है तो उसे जो है वो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू असाइन हो जाएगी, वो वैल्यू क्या है, नल, ठीक है। और नल को लिखने का सिंटेक्स भी यही है, हमेशा हम लोग कैपिटल में लिखते हैं NULL। ओके, इन द वेरी लास्ट हमारे पास है PHP रिसोर्स। अच्छा, PHP रिसोर्स जो है वो एक्चुअल में कोई डेटा टाइप तो नहीं होती। ये PHP रिसोर्स जस्ट इस चीज को मेक श्योर करता है कि आपके पास आपके PHP के प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस या जितनी भी एक्सटर्नल PHP की फाइल्स यूज हो रही हैं उनके एड्रेसेस क्या क्या, ठीक है। तो ये उन फंक्शंस के और उन एक्सटर्नल फाइल्स के जो है वो एड्रेसेस या रिसोर्सेज जो है वो अपने पास या रेफरेंसेस जो है वो अपने पास स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। अब इसकी कॉमन एग्जांपल यही है कि जैसे आप लोग फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो एंटर करते हैं और फिर लॉगिन बटन पे जब प्रेस करते हैं तो फिर डेटाबेस के पास एक रिक्वेस्ट आती है, वो वेरीफाई करते हैं कि आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया है इज इट करेक्ट और नॉट। तो ये कॉमन एग्जांपल हो सकती है PHP रिसोर्स की, ठीक है। ओके बच्चों, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह बाकी हम लोग जो है वो PHP के नेक्स्ट टॉपिक जो है वो साथ साथ जो है वो कवर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।